Recorded lecture will be available within 24 hours from teaching end. Live class publicly. स्टार्ट किया जाए तब तो बच्चा भी लगता है नहीं जुड़ा है। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे कि इट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पहले बताए थे कि द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टेक प्लेस दैट स्पेस और रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। या इसी को अगर हम लोग बात करें कि जैसे अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहता है? इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अगर मान लिया जाए कि अगर ये कोई पॉइंट चार्ज पार्टिकल है और इसके चारों ओर का वो स्पेस जहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है उस स्पेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कोई सोर्स चार्ज है। अब यहाँ पर कोई पी पॉइंट पर मान लीजिए एक टेस्ट चार्ज रखे हैं, तो इस टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स एक्ट होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बताए थे इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया आपका। इसका यूनिट भी बताए थे, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम बताए होंगे। नहीं, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। इतना सारा बात तो बता चुके हैं पहले से। अब हाँ, आगे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, यूनिट वगैरह तो देख रहे हैं। न्यूटन पर कूलम नहीं दिख रहा है, पूरा ब्लैक दिख रहा है। लाइट थोड़ा सा बढ़ा लो मोबाइल का, हो सकता है। लाइट बढ़ा के देखिए आप अपने मोबाइल का। अब इसका कौन उपाय किया जाए? अच्छा अच्छा। आगे देखा जाए तो आगे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा देखा जाए। कोई एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखा जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। तो आगे अगर बात करते हैं कोई सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि अगर ये सिंगल पॉइंट चार्ज जो है, सोर्स चार्ज जो है, ये सिंगल पॉइंट चार्ज या इसी को सोर्स चार्ज भी कह सकते हैं, मतलब जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसको पॉइंट चार्ज कहते हैं या सोर्स चार्ज कहते हैं। तो केस फर्स्ट है कि अगर सोर्स चार्ज स्पेस में रखा हुआ हो, इफ सोर्स चार्ज, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे अगर बात करें कि फर्स्ट में कि इफ सोर्स चार्ज
if source charge is placed if source charge is placed in free space अगर सोर्स चार्ज को कहाँ पर रखा जाए, सोर्स चार्ज को हम लोग क्यू माने हैं, तो सोर्स चार्ज क्यू को अगर फ्री स्पेस में रखा जाए, जैसे ये मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन है, और ये सोर्स चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है, स्पेस में रख दिया जाए कि पहले ओरिजिन पर रख दिया जाए। इफ सोर्स चार्ज इज प्लेस्ड एट, पहले लिख दिया जाए फ्री स्पेस में, एट ओरिजिन कर सकते हैं। इफ सोर्स चार्ज इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, अगर सोर्स चार्ज को यहाँ पर रख दिया जाए ओरिजिन के पास, और इस पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। मान लीजिए ये आपका पी पॉइंट है, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखे हैं क्यू नोट, जो कि ओरिजिन से इसका पोजीशन जो है वो कितना है, आर वेक्टर। हमने कहा कि इफ सोर्स चार्ज इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ये सोर्स चार्ज क्यू को कहाँ पर रख दिए हैं, ओरिजिन पर, और हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है पी पॉइंट पर, जो कि सोर्स चार्ज से कितना डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है, वहां पर हम लोग एक टेस्ट चार्ज रखे हैं जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज क्यू नोट चार्ज है ये। अब ये क्यू नोट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, जो कि ओरिजिन पर रखा हुआ है, सॉरी पी पॉइंट पर रखा हुआ है। तो अब इस पी पॉइंट पर अगर फोर्स निकालना है पहले इस क्यू चार्ज के कारण, तो अगर यहाँ पर फोर्स निकालेंगे तो ये जिस पॉइंट पर फोर्स निकाल रहे हैं ये छोटा चार्ज हो गया, इसके कारण निकाल रहे थे बड़ा चार्ज हो गया। ये बड़ा चार्ज इस छोटे चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये उसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया, फोर्स एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू के कारण डायरेक्शन इधर है। तब इस पी पॉइंट पर फोर्स निकाल दिया जाए, कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नहीं, कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज क्यू नोट ड्यू टू किसके कारण, क्यू, कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड वाई क्यू नोट ड्यू टू क्यू, सोर्स चार्ज क्यू के कारण, कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नोट ड्यू टू क्यू। इस पी पॉइंट पर आपका क्यू के कारण कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नोट एट पी कह सकते हैं, एट पी ड्यू टू क्यू के कारण, कूलम फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नोट एट पी ड्यू टू क्यू। तो आपका दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो कितना होता है, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2। तो Q1 हो गया Q, Q2 हो गया Q नोट अपॉन कितना, आर स्क्वायर है इंटू आर कैप, वेयर आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर, वेयर आर कैप क्या है आपका, आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर। यहाँ पर आर कैप जो है आपका यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, वेक्टर बटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आर कैप की जगह यहाँ रख सकते हैं, तो एफ वेक्टर बराबर जो हो जाएगा आपका 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन आर क्यू इंटू आर वेक्टर, क्योंकि आर कैप का जो मान है वो कितना है, आर वेक्टर बटा आर का मैग्नीट्यूड, तो आर वेक्टर बटा आर का मैग्नीट्यूड। अब आर स्क्वायर यहाँ पहले से था, तो आर का मैग्नीट्यूड इंटू आर स्क्वायर दैट इज कितना हो गया, आर क्यू। क्योंकि आर कैप बराबर आर वेक्टर बटा आर का मैग्नीट्यूड, तो आप पढ़े होंगे वेक्टर में आर वेक्टर बटा आर के मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखिए या केवल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ आर कैप की जगह लिखेंगे आर वेक्टर बटा आर, तो आर इंटू आर स्क्वायर दैट इज कितना आ जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। तो ये निकल गया आपका फोर्स। जब ये फोर्स आ गया तब फील्ड निकाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू किसके कारण, कैपिटल क्यू के कारण। तो अब देखिए
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू क्यू के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज कूलम्ब फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो आपका देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का वैल्यू कितना लाए हैं आप? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नोट बटा आर क्यू इंटू आर वेक्टर। यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्स का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नोट आर क्यू इंटू आर वेक्टर। ये हो गया फोर्स का वैल्यू, एफ का मान। अब बटा क्यू नोट है तो बटा क्या लिख सकते हैं? क्यू नोट। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर जो बच गया वो आपका कितना बच गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यू इंटू आर वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया पी पॉइंट पर। इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसका डायरेक्शन की बात किया जाए तो ये आपका सोर्स चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है। सोर्स चार्ज कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालने का एकदम सिंपल तरीका आपको बता देते हैं कि अगर जिसके कारण आप फील्ड निकाल रहे हैं अगर वह चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा उस चार्ज से अवे हो। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसके कारण निकाल रहे हैं अगर वह नेगेटिव इंटेंसिटी से निकाल रहे हैं, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स द आपका ये चार्ज अवे फ्रॉम द इस चार्ज अवे। हाँ बोलो बाबू। हाँ हाँ उसी को हमने कहा कि जैसे इस पी पॉइंट पर फील्ड निकालना है तो इस पी पॉइंट पर फील्ड किसके कारण निकालना? किसके कारण निकालना? इस चार्ज के कारण। तो ये चार्ज में साइन कुछ नहीं दिया हुआ है, प्लस है कि माइनस नहीं दिया, इसका मतलब ये प्लस है। साइन यहाँ माइनस रहता है इसका मतलब समझते कि निगेटिव चार्ज है। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है उसके कारण अगर फील्ड निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द चार्ज। अवे फ्रॉम द चार्ज मतलब चार्ज से दूर। लेकिन अगर ये चार्ज निगेटिव होता तो इस पी पॉइंट पर का जो डायरेक्शन होता टुवार्ड्स द चार्ज मतलब उसका डायरेक्शन इधर हो जाता। कब? जब ये माइनस तब। क्या बोले? फिर से एक बार बोलिए। अवे फ्रॉम अगर इसके कारण आप फील्ड निकाल रहे हैं अगर वह चार्ज पॉजिटिव है तो आपका फील्ड का डायरेक्शन उस चार्ज से क्या होगा? अवे होगा। लेकिन अगर वह चार्ज आपका नेगेटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन जो होगा टुवार्ड्स द चार्ज होगा। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर एक और दिखाते हैं तो ज्यादा क्लियरिटी आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका ये यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू है और इस पी पॉइंट पर हमको फील्ड निकालना है। तो ये आपका चार्ज ए है, ये आपका चार्ज बी है। तो इस पी पॉइंट पर फील्ड ए चार्ज के कारण जो आएगा तो ये चार्ज जो है वो क्या है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? क्या डायरेक्शन जो होगा इसके कारण इस चार्ज के कारण जो इस पॉइंट पर फील्ड होगा वो इस चार्ज से क्या होगा? अवे। तो अब मतलब इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज ए का जो डायरेक्शन होगा इधर हो जाएगा। लेकिन अगर इस पी पॉइंट पर फील्ड इस बी चार्ज के कारण निकाला जाए अब ये चार्ज आपका दिख रहा है कैसा है? निगेटिव है। पी पॉइंट पर फील्ड जो निकालेंगे इस चार्ज के कारण तो ये चार्ज क्या है? निगेटिव। तो आपको बताया कि निगेटिव चार्ज के कारण फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वह टुवार्ड्स द। तो टुवार्ड्स द चार्ज मतलब चार्ज इस पी पॉइंट पर आप, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज बी का जो डायरेक्शन होगा बी के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है उसका डायरेक्शन इधर हो गया और पी पॉइंट पर ए चार्ज के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन आया इधर आ गया। जब किए क्या? तो पॉजिटिव के कारण जो फील्ड आया अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पर जो फील्ड आया वो टुवार्ड्स द चार्ज आया। क्लियर हुआ रोशन? बात समझ में आ गई?
कि आपका अगर फील्ड करें हम लोग डायरेक्शन का, तो सिंपल तरीका है समझने का कि अगर फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के कारण निकाल रहे हैं तो आपका फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर ड्यू टू निगेटिव चार्ज के कारण निकाल रहा है फील्ड, तो अवे टुवार्ड्स द चार्ज। क्लियर हुआ आपका? चलिए, तो अब हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर देखा जाए इस चार्ज के कारण बात कर रहे थे। ये चार्ज क्या था मेरा, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है। तो आपका इस पी पॉइंट पर जो फील्ड होगा इस चार्ज के कारण क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। इसलिए फील्ड, इस पी पॉइंट पर जो फील्ड आया उसका डायरेक्शन इस चार्ज से क्या हो रहा है, अवे हो रहा है। इसलिए फील्ड का डायरेक्शन इधर दिखा है। और ये फील्ड जो आया वेक्टर फॉर्म में इतना आ गया। अगर इसी को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकाल दिया जाए, इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा सो देखा जाए। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे। तो आर वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो कितना आएगा, आर। आर से ही आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आर से एक आर कट जाएगा, क्योंकि आर वेक्टर है। अगर इसका मैग्नीट्यूड लीजिएगा, मूव लीजिएगा, तो दैट इज आर आएगा। नहीं, जैसे ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं या इस तरह से लिखते हैं। तार वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर आ जाएगा, तार से आर एगो कट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड हो गया वह कितना आ गया, 1/4πε0 क्यू अप हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर में जो रिलेशन है वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अब अगर ई और आर के बीच का आपका निकाला जाए ग्राफ, तो ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रखे हैं और इधर आर स्क्वायर को रखे हैं। तो ये आर स्क्वायर है आपका, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कहाँ पर रखे हैं, वाई एक्सिस पर। अब आर स्क्वायर को कहाँ रखे हैं, एक्स एक्सिस पर। तो आर स्क्वायर एक्स हो गया, तो वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब वाई बराबर के वाई एक्स। तो वाई बराबर के वाई एक्स का ग्राफ क्या होता है, हाइपरबोलिक होता है। कैसा होता है, हाइपरबोलिक। वाई बराबर 1/x का ग्राफ, इस तरह का ग्राफ होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इधर रखा जाए और 1/r² को इधर रखा जाए, तो 1/r² को एक्स एक्सिस पर रखे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वाई एक्सिस पर रखे हैं। तो अगर ई को हम लोग वाई मान लिए और 1/r² को आप एक्स एक्सिस पर रखे, तो 1/r² को एक्स मान लिए, 1/r² को क्या मान लिए हैं, एक्स। तो y प्रोपोर्शनल हो गया x के, मतलब y बराबर के एक्स। तो y बराबर के एक्स का ग्राफ आपको बताया गया होगा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। पता है क्या, y बराबर एक्स बटा एक्स, ये सब ग्राफ का नेचर पता है ना। मैथ में ग्राफ नहीं, मैथ में तो थोड़ा सा देख लीजिए जरा। हाँ, तो y बराबर एक्स का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन, y बराबर 1/x का ग्राफ जो होता है हाइपरबोलिक। नहीं, y बराबर एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है पैराबोलिक। इस तरह ग्राफ का नेचर होता है। तो ये ग्राफ हो गया इसका। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये इतना सारा बात हम इसको हम सेंड कर दिए थे लास्ट क्लास में, इसको लिख लिए होंगे आप। अब ये सोर्स चार्ज अभी कहाँ पर रखा हुआ था, ओरिजिन पर रखे थे। लेकिन यही अगर सोर्स चार्ज को हम लोग कहाँ पर रख दें, अगर सोर्स चार्ज को हम लोग रख दें, अगर आपका कहाँ पर स्पेस में, फ्री स्पेस में रख दिया जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रहेगा ना, मैग्नीट्यूड जो अभी निकाले आप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड आप निकाले वह कितना है आपका, वाई ई बराबर 1/4πε0, 1 बराबर ई बराबर जो आया आपका 1/4πε0 Q/r²। याद रहेगा ना ये। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बताए, ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। क्लियर, याद रहेगा हमेशा कि भुला जाइए। हाँ, ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। जहाँ 1/r², 1/4πε0 का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं
कितना होता है, 9 × 10⁻, कितना होता है सिस्टम। और सीजीएस सिस्टम उसका वैल्यू होता है 1। अब इस सोर्स चार्ज को कहाँ पर रखा जाए, ये सोर्स चार्ज को अभी रखे थे आप ओरिजिन पर। हम लोग जो बात कर रहे हैं वह इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। तो अभी आप रखे थे केस फर्स्ट में कि अगर सोर्स चार्ज ओरिजिन पर रखा होगा। अब हम लोग केस सेकेंड देख रहे हैं कि अगर सोर्स चार्ज कहाँ रखा हुआ, स्पेस में, मतलब व्हेन सोर्स चार्ज इज प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, व्हेन सोर्स चार्ज is placed when source charge is placed in free space, in free space। जैसे देखा जाए, ध्यान दिया जाए, मान लिया जाए कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन है। अब यहाँ पर ये सोर्स चार्ज को रख दिया गया है स्पेस में। ये आपका पॉइंट ए है, यहाँ पर सोर्स चार्ज क्यू को रख, जो कि ओरिजिन से इसका पोजीशन मान लेते हैं कितना है, आर वेक्टर। और एक आपका पॉइंट पी रखा गया है, ये पॉइंट पी है जहां पर टेस्ट चार्ज क्यू नोट को रखा गया है। और इस सोर्स चार्ज के कारण हमको इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना है, निकालना है। इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इस सोर्स चार्ज के कारण। तो हमने क्या किया कि कंसीडर ए सोर्स चार्ज क्यू विच इज प्लेस्ड इन फ्री स्पेस at position r vector from the origin. Let a point P where a test charge q naught, test charge मतलब unit positive charge, मतलब +1 कूलम चार्ज, is placed at point P at position vector r vector from the origin. Now we have to find the electric field intensity due to this source charge. इस सोर्स चार्ज के कारण हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तभी निकलेगा जब इस पी पॉइंट पर प्लेस के कारण फोर्स निकालना होगा। कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड वाई क्यू नोट ड्यू टू क्यू के कारण। तो आपका इस पी पॉइंट पर क्यू के कारण क्या निकाल दिया जाए, फोर्स निकाल दिया जाए। कूलम फोर्स, कूलम्स फोर्स experienced y q naught due to q, कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नोट ड्यू टू क्यू। तब देखा जाए कूलम फोर्स क्यू नोट के द्वारा, मतलब इस पी पॉइंट पर कूलम फोर्स निकालना है इस क्यू के कारण। तो आपका ये फोर्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4πε0 आपका क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इस पी पॉइंट पर फोर्स निकालना है क्यू चार्ज के कारण, इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, एपी, दैट इज एपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हिमांशु सर कॉल कर रहे हैं। देखा जाए आपका फोर्स जो हो गया 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नोट बटा एपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू इसका यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, आर ए पी यूनिट वेक्टर। तब एपी वेक्टर बराबर पहले कितना होगा, आप एपी वेक्टर देखिए, वेक्टर एडिशन लॉ लगाइए। यहाँ पर देखिए ओ ए का जो हेड है वह एपी के टेल से मिल रहा है, और यहाँ देखिए ओपी का हेड और एपी का हेड मिल रहा है। यहाँ हेड हेड से और ये टेल टेल से मिल रहा है। तो इन दोनों वेक्टर का ये ओपी क्या हो गया, रिजल्टेंट। आपका ओपी जो हो गया आपका ओए वेक्टर और एपी वेक्टर का क्या हो गया, रिजल्टेंट। वेक्टर एडिशन लॉ से आप लिख सकते हैं, देखिए ओए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर बराबर ओपी वेक्टर लिख सकते हैं क्या, लिख लीजिए। ओए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर बराबर ओपी वेक्टर, क्योंकि ओपी जो है
आपका ओपी में देख रहे हैं हेड हेड से मिल रहा है, टेल टेल से। तो जहां हेड हेड से और टेल टेल से मिलता है वह दोनों वेक्टर का क्या कहलाता है, रिजल्टेंट। तो ये ओपी जो हो गया आपका, ओए और एपी का क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। तो हम लोग को एपी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो एपी वेक्टर बराबर आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर, एपी वेक्टर निकालना है हमको, तो ओए को इधर ले जा सकते हैं, तो ओपी वेक्टर और माइनस क्या हो जाएगा, ओए वेक्टर। हाँ, तो ओपी वेक्टर आपका कितना है, आर वेक्टर है, और ओए वेक्टर आपका कितना है, दोनों को आर ए नाम दे दिए हैं। इसका नाम दे दीजिए आर नोट। तो ओपी हो गया आपका आर नोट वेक्टर और माइनस ओए वेक्टर, ओए वेक्टर आपका कितना है, आर वेक्टर। हाँ, तो ये इसका नाम दिया है आर नोट। तो आपका देखिए जब ये एपी निकालना होगा तो कितना आ गया, आर नोट वेक्टर माइनस कितना हो गया, आर वेक्टर, ये एपी वेक्टर बराबर आ गया। अब यहाँ पर एपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख देंगे। तो एफ वेक्टर बराबर जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नोट बटा एपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आर नोट वेक्टर माइनस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, वेक्टर बटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर ए पी जो वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ये आर ए पी यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर बटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आर ए पी वेक्टर माने आर ए पी वेक्टर में पोजीशन ऑफ एपी वेक्टर, तो पोजीशन ऑफ एपी वेक्टर माने एपी वेक्टर बटा एपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो एपी वेक्टर कितना आया, आर नोट वेक्टर माइनस आर वेक्टर बटा इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आर नोट वेक्टर माइनस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नोट बटा ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर नोट वेक्टर माइनस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यू इंटू आर नोट वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ऐसे भी सिंपली सोचिए, इसका मोड लीजिएगा तो ये वो कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 1/4 पाई क्यू इंटू क्यू नोट बटा आर नोट माइनस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये आपका फोर्स आ गया आपका इतना। अब हम लोग को फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू क्यू के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी ड्यू टू सोर्स चार्ज, किसके कारण, क्यू के कारण। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता है, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का वैल्यू आप ला चुके हैं इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नोट बट आर नोट में माइनस आर नोट वेक्टर माइनस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यू इंटू आर नोट वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ये फोर्स बराबर आया है। तो फोर्स का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे इतना। तो फोर्स का वैल्यू यहाँ पर रखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर फोर्स का वैल्यू लाए हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इंटू क्यू नोट बटा आर नोट वेक्टर माइनस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यू इंटू आर नोट वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ये हुआ फोर्स का मान। अब बटा फील्ड बराबर क्या था, फोर्स बटा क्यू नोट। तो फोर्स का वैल्यू इतना हो गया बटा क्यू नोट, तो क्यू नोट ने क्यू नोट को मार दिया, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर जो आ जाएगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बटा आर नोट वेक्टर माइनस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यू इंटू आर नोट वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका भी सिंपली अगर मैग्नीट्यूड की बात किया जाए, मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो इसका मोड लीजिएगा, तो इसका भी मोड लीजिएगा। इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये वो मैग्नीट्यूड से कट जाएगा, जब ये वो कट जाएगा तो आर नोट माइनस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। तो मैग्नीट्यूड बराबर अगर ई बराबर बात किया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर नोट वेक्टर माइनस आर वेक्टर
का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड निकला और ये वेक्टर फॉर्म में निकला। कहीं थोड़ा सा भी परेशानी है तो पूछ सकते हैं बेहिचक, बिना शर्माए हुए। क्लियर हुआ सबको? नवजीत, नवजीत दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब देखा जाए, यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब आपका ये सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण निकाले। इसी तरह अगर मान लीजिए 2 पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना हो, 3 पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड निकालना हो, मल्टीपल चार्ज के कारण फील्ड निकालना हो, इसी तरह से हम लोग निकालेंगे। क्लियर? तब देखिए, 2 पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस के कारण देखा जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। अब ये तो सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग निकाल दिए। अगर इसी प्रकार मान लिया जाए 2 पॉइंट चार्ज रहे और किसी पॉइंट पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो देखा जाए कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जिस तरह से आप फोर्स में निकाले थे, याद कीजिए कि किस आपका 2 पॉइंट चार्ज होता था और कहता था कि तीसरा पॉइंट चार्ज कहाँ पर रखा जाए ताकि नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लिया जाए कि 2 पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, कहेगा कि वह तीसरा पॉइंट कहाँ पर होगा जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। तो वह तीसरा पॉइंट, हाँ, बीच में होगा अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज रहेगा तब। लेकिन अगर मान लिया जाए 3 पॉइंट चार्ज, 3 कहते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, अब कहेगा कि वह तीसरा पॉइंट कहाँ पर होगा जहां पर कि नेट फील्ड 0 हो जाए। तो बाहर में एगो पॉइंट कंसीडर, बाहर में एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे और दोनों पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड निकाल करके नेट फील्ड बराबर क्या कर देंगे, 0। नेट फील्ड 0 कर दीजिए या दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिए। क्या? अब देखा जाए, आगे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इन्वर्टेड हो गया जी। तुम लोग को भी इन्वर्टेड दिख रहा है? क्लियर नहीं, मैंने इन्वर्टेड हो गया यहाँ पर है। तुम लोग को सही दिख रहा है? ये क्या हुआ? रोटेट नहीं किए, अपने आप जो है इन्वर्टेड हो गया। देखा जाए तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लो, इसमें अभी कौन बीमारी आ गया? इन्वर्टेड दिख रहा है, इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड। नहीं तो ऑफ किया हुआ है। ऐसा तो नहीं है कुछ। ले, अभी एगो दूसरे बीमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। अगर 2 पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग फ्री स्पेस कंसीडर करते हैं। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन है।
मान लीजिए दो गो पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज ये है Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज ये है Q2, और ये Q1 पॉइंट चार्ज का जो ओरिजिन से पोजीशन है यह कितना है, R1 वेक्टर, और इसका जो ओरिजिन से पोजीशन है ये R2 वेक्टर है। ये दो पॉइंट चार्जेस है, एक Q1 चार्ज है और दूसरा Q2 चार्ज है। और ये Q1 चार्ज का ओरिजिन से पोजीशन क्या कंसीडर किए हैं, R1। Q2 चार्ज का ओरिजिन से पोजीशन क्या कंसीडर किए हैं, R2। और एक पॉइंट P मान लिया जाए जहां पर हम लोग टेस्ट चार्ज रख रहे हैं, जो कि ओरिजिन से इसका पोजीशन कितना है, R0। अब इस P पॉइंट पर इस Q1 चार्ज के कारण फील्ड निकालना है, इस P पॉइंट पर Q2 चार्ज के कारण फील्ड निकालना है। तो ये पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है। अब बताइए इस P पॉइंट पर अगर फील्ड निकालना है इस A पॉइंट चार्ज के कारण, ध्यान दीजिएगा, तो इस P पॉइंट पर A के कारण फील्ड निकालेंगे। आवाज जा रही है? तो अगर इस P पॉइंट पर A के कारण फील्ड निकालना है, तो आपका देखिए पहले ए पॉइंट P पॉइंट पर A चार्ज के कारण, तो ये जो पोजीशन होगा AP वेक्टर होगा। तो अब ये AP वेक्टर बराबर आप बता सकते हैं कितना होगा, R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। उसी प्रकार अगर P पॉइंट पर फील्ड निकालना है B पॉइंट चार्ज के कारण, तो इसका पोजीशन जो होगा ये BP हो जाएगा। तो अब ये जो BP पोजीशन आएगा, तो BP वेक्टर बराबर आप बता सकते हैं कितना होगा, R0 वेक्टर माइनस ये R2 वेक्टर हो जाएगा। एस या नो? हाँ, तो हमने यही किया कि लेट अस बी कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 which is placed at position R1 vector and R2 vector respectively from the origin. Now we consider a test charge Q naught which is placed at point P at position R naught vector from the origin. इतना चीज कंसीडर कर लिए। नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1 ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2। तब देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू किसके कारण, Q1 के कारण, ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1 की अगर बात किया जाए, Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो अभी आपको बताए थे कि अगर सोर्स चार्ज Q है, R डिस्टेंस पर है, तो ये पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में कितना आया था, 1/4πε0 Q बटा R² इंटू R वेक्टर, R वेक्टर नहीं, RQ इंटू R वेक्टर, ये आया था। याद कीजिए वेक्टर फॉर्म में जब सोर्स चार्ज ओरिजिन पर रखा हुआ था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना लाए थे, 1/4πε0 Q अपॉन RQ इंटू R वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में इतना आया था। उसी प्रकार हम P पॉइंट पर इस Q1 चार्ज के कारण निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये बराबर जो आ जाएगा 1/4πε0 Q1 बटा आपका AP वेक्टर का मैग्नीट्यूड का Q। तो आप बताइए AP वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना लाए थे आप, R0 वेक्टर माइनस कितना आ जाएगा, R1 वेक्टर। हाँ, R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का Q इंटू R0 वेक्टर माइनस कितना आ जाएगा, R1 वेक्टर। अब आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया E1। अब अगर बात किया जाए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2 के कारण निकाल दिया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू किसके कारण, Q2 के कारण निकाल दिया जाए। तो आपका बताइए इस फील्ड का नाम दे दिए हम E2। अब इस P पॉइंट पर फील्ड निकालना है किसके कारण, Q2 चार्ज के कारण, तो इसका पोजीशन जो हो जाएगा BP हो जाएगा। तो ये BP वेक्टर बराबर आप बता सकते हैं कितना होगा, R0 वेक्टर माइनस कितना, R0 वेक्टर माइनस कितना हो जाएगा, R2 वेक्टर हो जाएगा।
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का Q इंटू R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब P पॉइंट पर नेट फील्ड निकाल दिया जाए। नेट फील्ड एट पॉइंट P, अगर नेट फील्ड निकालना है तो नेट फील्ड कितना होगा, दोनों फील्ड को ऐड कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे, वेक्टर नेट मतलब टोटल फील्ड। जैसे इस P पॉइंट पर जो फील्ड आया, इस Q1 चार्ज के कारण भी आया, इस Q2 चार्ज के कारण भी आया। तो Q1 के कारण फील्ड आया E1, उसका डायरेक्शन इधर आया। इस P पॉइंट पर Q2 चार्ज के कारण फील्ड इधर आया। अब नेट फील्ड कितना आएगा, तो दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। दोनों का क्या कर देंगे, वेक्टर सम, दैट इज ई वेक्टर बराबर नेट फील्ड मतलब टोटल फील्ड। तो नेट फील्ड एट पॉइंट P बराबर कितना हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2। अब E1 E2 का मान रख दिया जाए। E1 का मान आप कितना लाए हैं, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का Q इंटू R0 वेक्टर माइनस कितना हो गया R1 वेक्टर, प्लस P पॉइंट पर E2 के कारण फील्ड कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R0 माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का Q इंटू R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये आ गया। आप चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं या इतना भी रहने दे सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। इसी तरह से अगर हम लोग इसी इसी तरह अगर हम लोग मान लिया जाए ढेर सारे चार्ज के कारण निकालते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 और डॉट डॉट Qn चार्ज के कारण अगर निकालना हो, तो फिर उसी तरह से P पॉइंट पर Q1 के कारण फील्ड निकालेंगे, Q2 के कारण फील्ड निकालेंगे, Q3 के कारण फील्ड निकालेंगे, Q1 के कारण फील्ड निकालेंगे, और सबका क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। बात समझ में आई। क्या बोले, वही जस्ट Q1 के कारण इसी तरह जैसे मान लिया जाए, यहाँ पर देखिए, मान लिया जाए कि आपका ये Q1 Q2 था, इसी तरह से मान लिया यहाँ पर कोई चार्ज Qn रहता। कौन सा चार्ज आता है, Qn। इसका पोजीशन मान लिया जाए कितना है, Rn। तो यहाँ से इसका जो पोजीशन आ जाता P पॉइंट पर कितना हो जाता, R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर हो जाता। तो आपका नेट फील्ड जो इस P पॉइंट पर आता Qn के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बटा कितना, R0 माइनस Rn का मैग्नीट्यूड का इंटू R0 माइनस Rn वेक्टर, R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर आ जाता। इसको भी डिस्कस करेंगे। इस पर एक वो छोटा सा बनाइएगा। क्वेश्चन दिया जाए तो लिखा जाए एक छोटा सा, राइट नाउ क्वेश्चन, रेडियस ऑफ यूरेनियम, रेडियस ऑफ यूरेनियम, रेडियस ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रैकेट में लिख दीजिए Z = 92, Z = 92, Z = 92, Z = 92, एज, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एज 6.8 इंटू 6.8 इंटू 10 to the power 10 to the power -15 मीटर, 10 to the power -15 मीटर। If the positive charge of nucleus, if the positive charge of the nucleus
if the positive charge of the nucleus if the positive charge of the nucleus is distributed uniformly is distributed uniformly is distributed uniformly find the electric field intensity at the surface of the uranium nucleus. Find the electric field intensity at the surface of the uranium nucleus. Uranium nucleus. Uranium nucleus. Find the electric field intensity at the surface of the uranium nucleus. At the surface of the uranium nucleus. बन गया। बन रहा है। नवजीत, नवजीत के ध्यान दिया जाए। ओवरऑल कितना आया? 2.9 इंटू 10⁻21 आया। इसके ध्यान दिया जाए। जैसे ये आपका यूरेनियम एटम है मान लीजिए, और ये यूरेनियम एटम का न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस का रेडियस है, ये रेडियस आर है मान लिया जाए। इस यूरेनियम न्यूक्लियस के सरफेस पर कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो। तो ये यूरेनियम न्यूक्लियस है, तो इसका चार्ज जो है इसके सेंटर में रहता है। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितना चार्ज होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होता है? जितना उसका एटॉमिक, अब बोलबे नहीं करेगा। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में आपका कितने एटम होते हैं? कितने होते हैं? तो उतना ही प्रोटॉन, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। फोन ऑडियो ऑन करो अपना, करो। हाँ देखिए, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में उतना ही प्रोटॉन होता है जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। हेलो, हेलो, अब आवाज जा रहा है? देखिए, हाँ ध्यान दिया जाए। कह रहे थे कि किसी भी
एटम के न्यूक्लियस में उतना ही प्रोटॉन होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में उतना ही प्रोटॉन होता है जितना उसमें एटॉमिक नंबर होता है। तो इस यूरेनियम के न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, तो कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए जेड एटॉमिक नंबर है तो उसमें चार्ज कितना हो जाएगा, जेड इंटू ई। तो जेड मतलब उसका एटॉमिक नंबर। तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ था, 92। और ई प्रोटॉन का चार्ज हम लोग कितना जानते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यस या नो? इतना चार्ज हो गया उसमें न्यूक्लियस में। अब इस न्यूक्लियस में क्यू चार्ज है, तो आपका अभी जस्ट बताया कि क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है तो इसके सरफेस पर निकालना है। यहाँ पर फील्ड निकालना, तो इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आर्क हो गया, दैट इज रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस हो गया। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू, क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मैग्नीट वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻⁹। और क्यू मतलब चार्ज, चार्ज कितना है, 92 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन आर स्क्वायर। रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 6.8 इंटू 10⁻, कितना, 6.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब इसका होल स्क्वायर कर दिया जाए। अब इस पूरे को कैलकुलेट कर दीजिए। अब इस 6.8 का स्क्वायर कीजिएगा, 15×2 = 30, तो -30 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 9 इंटू 92 इंटू 1.6 इंटू 19 में से 9 जाएगा, ये +9 है, -19 है, 19 में से 9 जाएगा तो 10⁻⁻10 हो गया। आई हो गया 6.8 का स्क्वायर। आई 15×2 कितना हो गया, -30। तो -30 को ऊपर ले जाए तो +30 हो जाएगा। और 6.8 का स्क्वायर बताइए कितना आएगा। और इस सबको प्रोडक्ट कीजिए, 9 इंटू 92 इंटू 1.6 और 6.8 का स्क्वायर। ये जो प्रोडक्ट तीनों को आएगा, ये 6.8 के स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे, ये -30 को ऊपर ले जाएगा तो +30 आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 2.9 इंटू 10⁻21 न्यूटन पर कूलम। क्लियर हुआ आपका? बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। चलो टाइम भी खत्म हो रहा है, जिनको नोट करना है लिख लीजिए। चलिए, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं पुनः 8 बजे। ठीक है, तो हम लोग फिर कल मिलते हैं। कल नहीं, परसों परसों, हाँ परसों। रहने दिया जाए इतना ही। ठीक है, तो फिनिश किया जाए। बोलिए। 3 बजे वाला तब तो जहां से सब लोग ज्वाइन किया था, उसके पीछे वाला तो सब लगभग ठीक है था। चलिए खत्म किया जाए क्लास को।